जय शिमलाप जी। आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं, आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं। ये है हमारी योगा एक्सपर्ट रचना जी, जो हमें पिछले कई वर्षों से हमारे वार्षिक यज्ञोत्सव में योगा सिखाने के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार भी बताती हैं। वेलकम रचना जी, आपका हमारे हर मिलाप मिशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। और आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यहाँ से आके, क्योंकि इस संस्था से उन्हीं जी से मैं पहले से ही जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि 500 साल से ज़्यादा हो गए इस संस्था को। और इसका जो मेरी समझ में कारण आता है, गुरु कृपा तो सर्वोपरि है, पर आपकी कर्तव्य निष्ठा और आप अपने घर बैठे हुए प्रेमियों श्रद्धालुओं को ये सब प्रोग्राम भेज रही हैं, तो इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनकी श्रद्धा और आपके प्रयत्न से ये सब संभव हो सका है। आज मैम, आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप कितने समय से योगा कर रही हैं और आपको योगा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ, पर मैं कोई सन नहीं बता सकती। बहुत सालों से कर रही हूँ, बस ऐसी कुछ ज़रूरत आ गई कि परिवार के एक सदस्य को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी कफ वगैरह की। तो एक जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी होते थे जो इंदिरा गांधी जी के नज़दीक थे। तो उनका एक शिष्य यहाँ बहुत अच्छा योगा, एक बार मैंने उसको किसी ग्राउंड में करते देखा था, तो उनके पास मैं ले गई, थोड़ा उनसे परिचय था तो उनको बताया। तो उन्होंने थोड़ा सा प्राणायाम करवाया, थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उससे सीखा। फिर उन्हीं के एक शिष्य को मैंने घर पे लगाया, 1 महीना लगातार रोज़ सीखा बड़े ध्यान से। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करती रही। तो वो पर तब इतना था कि योग अपने लिए है, किसी को बताना नहीं है ऐसे। तो उससे जल नीति, सूत्र नीति वगैरह सब सीखा और मैं थोड़ा करती रही। फिर उसके बाद जब रामदेव जी आए तो फिर तब उनके आश्रम में जाके भी काफ़ी देर सिखाया। और फिर उन्हीं के बाद उन्हीं से ही टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया कि सिखाना कैसे है, योग क्या है, इस सब का समझ के तो वो टीचर्स ट्रेनिंग का किया। तो फिर तब से मैं अपने आनंद के लिए जब ज़रूरत पड़े या कभी अपनी मर्ज़ी या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मैं सिखाती हूँ क्लासेस अब ऐसे ही। आजकल योगा, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतना फेमस हो गया है कि भारतवर्ष के अलावा पूरा विश्व इसको अपना रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगा क्या है? योग को एक तो ना लोगों को बहुत भारी भरकम कोई बोझ मत समझे। योग को सहज कर दो, सीधा अर्थ करो। योग का अर्थ है जुड़ना, और श्वासों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना है और अपनी खराब सेहत को हटा के अच्छी सेहत और अच्छे जीवन से जुड़ना। योग एक जीने की शैली है, इसको इस तरह अपनाओ और सहज कर दो। जैसा कि रचना जी, आजकल हम देख रहे हैं इस कोरोना ने हम सब की मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित किया है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो रही है। तो हम जानते हैं कि योगा से हमारी फिज़िकल हेल्थ को तो बहुत बेनिफिट मिलता है। क्या योगा से हम अपनी मेंटल हेल्थ इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं? या जो आजकल सबको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, क्या इसको भी हम कुछ इसमें योगा करके अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। योग शुरू तो देखो शरीर से ही होता है और इसका मन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। और मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो मैंने करी हैं और लोगों से करवाई हैं। देखो, एक तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, और दूसरा ये जो चल पड़ा है डिप्रेशन जरा सी बात में नहीं। हमने क्या किया है, हमें ये सब लोगों को मिलके कम दुनिया से या हिंदुस्तान से तो जरूर भगाना है। अपने मन को थोड़ा साधना चाहिए।
बच्चों को भी ऐसे सिखाना चाहिए कि वो स्ट्रांग बने, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना सीखें। दूसरा, डिप्रेशन अगर आता है, या तो अगर तो आपको फिजिकली कुछ बहुत बीमारी के बाद ऐसी कोई रीज़न है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो डिप्रेशन ठीक करने के मैं सरल उपाय बताती हूँ। मानसिक हेल्थ कैसे ठीक होती है। एक तो सबसे पहले योग का जो अंग है प्राणायाम, जो मैं आखिर में इकट्ठा आपको करके बताऊंगी, उसको करिए। प्राणायाम के निरंतर को प्राणायाम कहते हैं, उससे खुद पे भी नियंत्रण होता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। एक तो प्राणायाम करिए। दूसरा, क्या करिए, आप सोचो कि आपको डिप्रेशन हो क्यों रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ कि इसने मुझे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करते हैं। इन आप करके देखिए, मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। अब जैसे ही नेगेटिव कुछ भी, ये तो मैंने एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ नेगेटिव, तो आप अपने मुंह को देखिए, आपका मुंह सिकुड़ने लगेगा, ऐसे होता जाएगा। आपकी सारी नाड़ियाँ सुन, आप चाहे कभी शीशे के सामने बैठ के देख लेना और उसको पॉजिटिव में सोचिए, नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर क्या, ठीक, एनीथिंग यू थिंक पॉजिटिव, कुछ भी सोचिए पॉजिटिव, तो आप देखिए आपके फेस की शक्ल भी बदले, आपके फेस पे मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव आदमी जो सोचता है वो मुस्कुराना ही भूल जाता है। आप इसको मैं प्रैक्टिकल करके आप देखिए। और अगर हो गया है डिप्रेशन, तो आप जोर जोर से कहते हैं जी हंसो, डॉक्टर कहते हैं आप हंसा तो नहीं जा रहा अकेले, आप ना, मैं योग का अंग है सिखाना तो बाद में, पर ये प्रश्न है तो मैं बता देती हूँ। एक तो आप पॉजिटिव सोच के ना कुछ भी अच्छा सोचिए, बच्चे को देख लीजिए, फूलों को देख लीजिए, कुछ भी करिए, आप देखिए आपके फेस का जो मोड है वो बदल जाएगा। आप करके, आप अपने, जब आप नेगेटिव सोचते हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो आप अपने चाहे फेस को हाथ ला के देखना कैसा सिकुड़ा हुआ है। और आप अगर प्रसन्नता है किसी बात की, आप अपने किसी गुरु की बात को ले लो, भगवान, कुछ भी पॉजिटिव सोचो, आपका फेस खिलना शुरू हो जाएगा। ये आप करके देखिए, इससे आपके दिमाग की नाड़ियों पे होएगा। और दूसरा, नेगेटिव जाने के लिए अब जोर जोर से नहीं आते तो मुंह बंद करके हंसिए। मैं करके दिखाती हूँ। आज के युग में लोग हंसना भूल गए हैं, और इसलिए हमें प्रैक्टिकली होता क्या है, कोई आदमी को जरा डिप्रेशन होता, हम सब उसको समझाने बैठ जाते हैं। एक आया उसने लेक्चर किया, दूसरा आया, जितने हम, वो भी एक बोझ हो जाता है, उसको भी आदत पड़ जाती है, हमें भी आदत पड़ जाती है। उससे कुछ नहीं होना, प्रैक्टिकल करो, मैं करके बताती हूँ। देखो, मान लो आप ही उदास हो, आजकल जो हालात बन गए, ये हालात, इसकी व्याख्या क्या करूं, सबको पता है, घर में बैठे हैं, जो भी काम धंधे कुछ भी, तो आप करके देखना। एक तो पॉजिटिव सोचो, दूसरा आप करके देखो, आप मुंह बंद करके हंसो, देखो उसी वक्त आप फ्रेश हो जाओगे। उसके, आपने पूछा मन की हेल्थ पे या उस पर 100% मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो, मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल और सहज है। मुंह बंद कर लो और पहले ही मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती है कि हंसेंगे। जोर जोर से तो सारे को इकट्ठा करके हंस सकते हैं। घर में आप बैठे हाँ हाँ करके मुश्किल है। आप बैठे हो, योगा करें, आप बेड पे बैठे हो, लगता है बड़ी उदासी आ रही, परेशान, बंद करो मुंह। ऐसा थोड़ी देर कर लो, आप अकेले में करोगे, देखो आपको प्रसन्नता आने आपने तो लगेगी। हमें भी हंसा दिया। और क्या। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवन के, आपने अगर सक्सेसफुल होना है तो आप अपने मित्र बनिए, अपना भला कीजिए। अपना भला ये नहीं कि आपने बड़ी कमाइयाँ कर लो, सोफे बढ़िया रख लो, कारें बढ़िया, अपनी बॉडी को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये देखो बाद में क्या होगा इसका। अपने मित्र बनोगे, कहो मैं अपना मित्र, आप कहो अपने मन में मैं हूँ अपना फ्रेंड अपने आप अकेले में बैठ सकोगे। मुझे तो देखो 16 साल हो गए अकेले रहते हुए, कभी लगता ही नहीं मैं अकेले रहती। और अपना भला करो, अपने शरीर का, खान पीन का, और सारे अपने व्यायाम का, जो भी आपकी दिनचर्या। आप सोचो मैं अपना दोस्त हूँ, इसलिए आपने अपना भला करना है। तो अपने आप नेगेटिविटी और बाकी योग के जो आसन और प्राणायाम सिखाएंगे उससे भी आने लगेंगे। ये तो आज मैम आपने हमें अपने आप हंसने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। किसी की, वाकई हमें अगर खुश रहना, तो ऐसा नहीं हमें किसी के साथ की जरूरत है, हम अपने आप भी खुश रह सकते हैं। और देखो थोड़ी देर बाद तक भी आप अपनी
खुशी को रोक नहीं पाते। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आजकल जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो आजकल हमारे स्पेशली यंग जनरेशन के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि हमें जिम करना चाहिए कि हमें योगा करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और क्या हम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं? देखो, दोनों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिम की संस्कृति आई है उन देशों से और उन हालातों में जहाँ ओपन एयर या समय नहीं है, रात को ही करनी है एक्सरसाइज, सुबह उठने की आदत नहीं है या समय निकालना नहीं है, तो वो जिम, और या फिर इतनी जल्दीबाजी है कि कुछ ही दिनों में हम अपनी फिगर ऐसे कर लें या बॉडी बिल्डिंग कर लें, मसल्स बना लें, चाहे मेल है फीमेल। ये जो जल्दी है कि इतने महीनों में इतना वेट लूज़ कर लिया, इतने दिनों में इतने एप्स बना लिए बॉडी में, ये वेट देखो, थोड़े दिन खुश हो गए ड्रेसेस पहन के, लेकिन वो लॉन्ग लास्ट कभी नहीं होता। और जिम से मैंने जिम वालों को भी सिखाया है। मैं अब्रॉड भी जाती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुझे सहयोग मिला। ऐसे एक जिम वाला मेरे से सीखने आया तो उसने मुझे बताया कि जिम से बॉडी कितनी स्टिफ होती है। मैंने तो जिम करा नहीं, बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है और लाइफ लॉन्ग आप कभी नहीं कर पाओगे। मेरा तो ये रूल है कि योग को सहज से अपनाओ, फिर रेगुलर करो। अगर वेट भी कम करना है तो इतने धैर्य से करो कि फिर वो कम रहे। अब जिम में आज तो हो गई फिटनेस और बाद में देखो आप जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बॉडी देखो कैसी रहती है और जब बाद में क्या हो जाता है। इसलिए अति किसी चीज़ की ना करो, योग को जीवन का बना के योग के साथ जिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप रेगुलर करो। जल्दीबाजी में आपको फिट ना कर लो, धीरे धीरे करोगे तो आप अडॉप्ट कर जाओगे। एक आजकल लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें योगा किस टाइम करना चाहिए। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि खाना खाने से कितनी देर पहले या बाद में हमें, तो आप थोड़ा ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि योगा करने का सही समय कौन सा है? देखो, योगा करना चाहिए अमृत वेला, जो हमारे संतों ने कहा। वो अमृत वेला क्या है? सूरज चढ़ने से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद में जो ऑक्सीजन होती है। तब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो हमारे जो संत लोग वो पाप पुण्य या अमृत वेला कह के हमें लगाते थे उधर। उस वक्त इतनी फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, जो कि फिर सारा दिन नहीं होती। इसलिए उस समय में योगा करना चाहिए और खाली पेट करना चाहिए। खासकर प्राणायाम, जितना आप खाली पेट करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हो सके तो कोई नदी का किनारा, कोई बाग बगीचा जहाँ ओपन एयर हो, जहाँ पेड़ हो, और अगर पीपल का पेड़ हो तो सोने पे सुहागा है उसके आसपास, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि रात दिन ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल और नीम का पेड़ सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो ना हो सके तो चलिए आप अपने घर की छत पे आ जाओ। वो ना हो सके अपने घर की बालकनी या कुछ भी ना हो तो आप अपने घर के ऐसी रूम में हों जहाँ पे जाली के दरवाजे हों, क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो खुली हवा आपको आए जाए, वहाँ पे आप योगा करें। तो इस समय अगर आप सुबह कोई आपकी ऐसी लाइफ है नहीं कर सकते तो आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 4-5 घंटे बाद। हल्की एक्सरसाइजेज तो 2-2.5 घंटे बाद कर सकते हो। 2-2.5 घंटे का मतलब 2-2.5 घंटे के बाद है। और अगर प्राणायाम करना है तो उसको 4-5 घंटे होना चाहिए, फिर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस टाइम कोरोना ने हम सब की जीवन शैली को बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले तो सब घरों में अंदर थे, अब जब सब ओपन हुआ है तो सबको बाहर जाना ही पड़ रहा है। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा एक बात सबको आ रही कि कैसे हम सब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके लिए लोग आजकल काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं, हेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो क्या प्राणायाम या योगा से हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, 100%। ये तो जिसने कभी योगा नहीं किया, मैं कहती हूँ इस वक्त ज़रूर करें। शायद भगवान ने इसलिए हमें यह समय दिया कि तुम इतना भी आपाधापी में मत भागो। अब आ जाओ ज़मीन पे, मैं फुर्सत देता हूँ। अब बैठ के पहले जो मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ, जो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर है या इसको सुधारना है,
पहले इसको सुधारो। और आजकल के समय में तो योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर की फिटनेस के लिए, मन की फिटनेस के लिए। और ये 100% होगा। अगर बाई चांस फिर आपको हो भी गया तो आप उसको सहज से, जोर का झटका धीरे से लग के निकल जाएगा। पहले तो योग और ये सब ऐसे करो कि ये रोग हो ना। और आजकल के अब समय है, अगर अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? तो योग से हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हाँ जी, हैं। बिल्कुल 100। उसका कारण यह है, योग करोगे, मैं करके दिखाऊंगी, जिससे आपका पेट ठीक से साफ होगा, फिर आपका हाजमा ठीक होगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो इम्यूनिटी तो अपने आप बढ़ेगी, आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। योगा इसीलिए तो है। तो इससे सारा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बाकी खाने पीने की चीज़ें तो सब आपको पता है, उसको दोहराने से इतने महीने हो गए, सबको तो मेरा ख्याल रट गया होगा, हाँ जी, काढ़े हाँ जी। और ये वो सब। नहीं, आजकल सब हेल्दी खाना भी खा रहे हाँ। हैं और काढ़ा, ग्रीन टी सब हाँ। लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। आप हमें मैम कुछ प्राणायाम ऐसे करके दिखाएंगी जिनसे कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है या हमारे लंग्स हैं वो स्ट्रांग बने। जी हाँ, मैं करके बताऊंगी आपको, आप सीखिए। और सबसे पहले मैं इसमें मुनि जी को याद करती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो उनकी 2 लाइनें मेरा गाने को बस अब मन हो गया तो मैं गाऊंगी। हाँ जी, ज़रूर। एथिया 84 तेरी कट जाएगी, फाई जन्म मरण वाली कट जाएगी। और वो जो बोलते हैं, जो मैंने उनके मुंह से सुना है, उनकी आवाज़ मुझे याद है, उनका वो बॉडी पोस्चर सब कुछ मुझे याद है। मैंने अपनी शादी से पहले भी उनको सुना था। मैं पंजाब से हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, तो मैंने यहाँ इस आश्रम में भी उनके, मुझे सब, वो इतने साल हो गए हैं, उनका याद है कहने का ढंग। एक शब्द वो कहते थे, उत्पात ना कर। तो मैं कहती हूँ आज आप मेरे से प्राणायाम सीखिए। जीवन अपने शरीर के साथ और मन के साथ जो हमने उत्पात किए हैं उनको हम धीरे धीरे विसर्जन कर जाए, तो उनका भी शिक्षा ग्रहण होएगी और हमारा तो कल्याण होना ही होना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये प्राणायाम है क्या है। प्राणायाम है, सीधे लफ्ज़ों में करो, लंबी बातें नहीं करनी, कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वायु को, शुद्ध ऑक्सीजन को हम कैसे अंदर लें, और अशुद्ध वायु जो अनवांटेड हमारी बॉडी में हमने जमा कर लिया है उसको कैसे छोड़ें। और दूसरी, हमारे बॉडी में हमारे साथ 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अगर वात, पित्त, कफ बैलेंस रहता है तो हम रोगी नहीं होते। इन तीनों में से कोई भी अगर बढ़ गया तो रोग पैदा हो जाता है, जिसका आपको लगे पता नहीं क्यों हो गया, तो बैलेंस बिगड़ा है। प्राणायाम मात्र एक ऐसा साधन है जो इनको बैलेंस रखता है। तो इनको बैलेंस करने के लिए, अपना पाचन तंत्र ठीक करने के लिए, अपने हार्ट को रोज़ रोज़ पंप करने के लिए मैं प्राणायाम करके दिखाती हूँ। ऐसे बैठ जाइए आप। नीचे बैठ सकते हैं अपने आसन पे, सुखासन पे बैठ सकते हैं, पद्म आसन पे बैठ सकते हैं, और नहीं तो आजकल बहुत लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं चेयर पे बैठ के भी करा देती हूँ। फिर जब मौका मिलेगा और लोगों का तब मैं ज़मीन पे बैठ के भी करवा दूँगी। आप ऐसे बैठ जाइए। पहले तो योग जो है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की गलत वृत्तियों का निरोध होता है। और योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो आओ अब हम कुशलता को धारण करें, निरोगता को लें। ऐसे बैठ जाइए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, 2 तरह से भस्त्रिका है, इससे हम बॉडी को रेडी करेंगे योगा के लिए। और श्वास को अंदर लेना है, बस फेफड़ों तक भरना है, डायाफ्राम तक। ये जो रोग है गले और फेफड़ों पे इफेक्ट करता है, तो आइए हम उसी को ब्लिस्ट करते हैं। ऐसे बैठ के श्वास को गहरा लेना है, 1 सेकंड के लिए फील करना है कि लंग्स में भर गया, और छोड़ना है।
ये अभी मैंने 3 बार किया है। इसको 2 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं, गर्मियों में 2 मिनट और सर्दियों में 5 मिनट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यो मैं कह दूँ, मैं कुछ भी सिखाऊंगी या कोई भी सिखाए आपको, तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको सब कुछ बहुत धीरे धीरे करना है, बाकियों को नॉर्मल। ये तो एक तरह की भस्त्रिका है। और दूसरी तरह की ये है कि राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, हमेशा बाएं से शुरू करना है। ये सूर्य चंद्र नाड़ी का हिसाब होता है। श्वास को गहरा खींचिए और लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। ये एक तरह हो गया। अब दूसरी तरह ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसे कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं दोनों को। अब फिर दोनों से कर लो। अब दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, जो कि सारी बीमारियों को ठीक करने की संजीवनी। कारण ये कि सबसे ज़्यादा बीमारियां पेट की कॉन्स्टिपेशन और उसका आंतड़ियों का ठीक से काम ना करना, लीवर का ना करना, उससे रोग पैदा होते हैं। तो इसको करने से बीमारियां ठीक होंगी, आपका पेट अपने आप साफ होगा, तो रोग, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो अपने आप रोग ठीक होंगे। तो ये इसका नाम है कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है, आएगा अपने आप। सिखाने के लिए मैं हाथ रखूँगी, बाकी तो मैं हाथ हटा दूँगी। आप देखिए, जिनको ना आए वो शीशे के सामने बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास आएगा अपने आप, छोड़ना है आपने प्रयत्न से, लेकिन मुंह पर छोड़ना नहीं, कोई तनाव नहीं। सोचिए आपके रोग बाहर जा रहे हैं, आप अपना भाव भी जोड़ सकते हैं। जा रहे रोग बाहर, छोड़ दो ये सब चीज़ें बाहर। और दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा, इसको गिन के करेंगे तो आप आसानी से करेंगे। एक ही दिन में ज़्यादा बार नहीं करना। वैसे आम साधारण स्वस्थ आदमी को 5 मिनट ये करना चाहिए, 5 मिनट में 300 बार होना चाहिए। तो आप गिन के करो, मन में गिनो इसको, तो करो, आपका मन भी लग जाएगा। फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे मन में गिन रहे हैं तो 50, पहले दिन 50 कर लिया। अगर आपकी उतनी भी समर्थी तो 20 करिए। उसके बाद 20-20 करके इसको बढ़ाते जाइए, तब 300 हो जाएगा। मन में जैसे 1, 2, 3 ऐसे मन में गिनिए और इसको करते जाइए। यह कपालभाति। अब तीसरा प्राणायाम है, जो आज के ये जो महामारी आ गई है हमारे ऊपर, विपदा आ गई अचानक से, हमने अपने फेफड़ों को बलिष्ठ करना है। जो मैं अगले 2 प्राणायाम आपको सिखाऊंगी, आपके फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन से तन जाना चाहिए। और श्वास लेके फील करिए कि ये अंदर आ गई है, पूरे तन गए हैं, भर गई ऑक्सीजन। और फिर छोड़िए। जो भी अनवांटेड, जो अशुद्ध वायु आपके अंदर है, उसको पूरा बाहर छोड़िए। कई बार हम ले तो पूरा लेते हैं, अक्सर आदतें छोड़ते कम है। वो नहीं करना, छोड़ना भी पूरा है।
जब खत्म करना है तो भी लेफ्ट से छोड़ना है। पहला क्या कराया, भ्रजदेगार, फिर कपालभाति, फिर कराया अनुलोम विलोम, इधर बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, ये 3 हो गए। और अब जो मैं आपको सिखाऊंगी आज के वक्त के लिए, उसका नाम है नाड़ी शोधन। इसका नाम ये नाड़ी शोधन का मतलब एक एक नाड़ी को आपने बलिष्ठ करना है, आपने तंदुरुस्त करना है, उसमें ऑक्सीजन भरनी है। और जो भी अनवांटेड, खासकर फेफड़ों में, जो हमारे फेफड़े हैं वो पीठ की तरफ को ज़्यादा होते हैं और उसके नीचे जाके कार्बन डाइऑक्साइड खास तौर पे जमा हो जाती है। जो हम साधारण सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि हम अपने लंग्स का 1/4 हिस्सा यूज़ करते हैं, जैसे हम सारी ज़िंदगी ब्रेन पूरा यूज़ नहीं करते। तो फेफड़ों का वो हिस्सा जो कि एक स्पंज की तरह है, उनके जो छिद्र हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पूरी जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें से रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब वो भयंकर रूप ले लेते हैं तो ही हमें पता लगता है। इसलिए रोज़ के रोज़ पूरे आप फेफड़ों को खाली करेंगे, वायु को भरेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। अब उसका नाम है नाड़ी शोधन। ध्यान से आप देखिए। और इसके साथ मैं एक एक्ो प्रेशर आपको बताऊंगी कि श्वास लेते हुए हाथों को बंद करना है। क्यों करना है? हमारे हाथों में पूरे शरीर की नाड़ियाँ हैं, नस नाड़ी, और उसको जब हम बंद करते हैं तो वो जो टाइट करने से वो सारे जो हमारी ऑक्सीजन है वो उसमें काम करनी शुरू हो जाती है उस जगह पे। तो अच्छा, उससे हमें, जब हम ऐसे बंद हाँ, करते बंद इसीलिए बंद करना है कि ये एक्ो प्रेशर है साथ में, ठीक है। और नाड़ी शोधन है साथ में एक्ो प्रेशर, तो उससे डबल फायदा होगा। तो मैं करके दिखाती हूँ। श्वास लेते हुए हाथ बंद करने मुट्ठी, और श्वास छोड़ते हुए इसको हाथों को खोलना है। और श्वास अंदर लेते हुए अंदर कुंभक कह लो, योग की भाषा में कुंभक ना समझ पड़े तो रोकना है। और जो लोग योग अभ्यासी हैं या जो नया सीख रहे हैं उनको भी करना चाहिए। हमारे 3 बंद है, ये मूल बंद है, ये उड्डयन है, और ये ठुड्डी के बीच में जो ये गोला है इसको कंठकूट कहते हैं। इसमें ठुड्डी को लगाना है। पहले ये स्क्वीज़ कीजिए, फिर इसको करिए। उसके करने से जो वायु जाने के द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। तो वो हमारे फेफड़ों को, हार्ट को रोज़ की रोज़ जैसे बलूनिंग करते हैं, फेफड़ों को ताकतवर करते हैं। ये जो रोग है ये फेफड़ों पे जब जाके इफेक्ट करता है तो ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने उसको यहाँ तक आने नहीं देना। मैं गले का और इसका सबका कराऊंगी, ये बहुत ज़रूरी है। आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम 100% करना है। आप देखिए, मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ तो मैं थोड़ी बार करूँगी, 3 या 5 बार, और फिर आप करिए। और जब मैं नेक्स्ट सिखाने आऊँगी आप यहाँ इनको बता सकते हैं। अगर मेरे को रिवाइज करना पड़ा तो मेरा तो ये आनंद है बस। चलिए, श्वास को लेते हुए हाथों को बंद करेंगे। जब श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोला तो श्वास बाहर भी रोकिए, बॉडी को ब्रेथलेस कर दीजिए, अपने लंग्स को बिल्कुल खाली कर दीजिए ताकि फ्रेश ऑक्सीजन पूरी ठीक तरह आपके फेफड़ों में भर सके। बाहर भी अपनी शक्ति का उत्क्रमण नहीं करना, जितनी आपकी समर्थ है उतना ही रोकिए।
और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो बिल्कुल गर्दन को नहीं झुकाएंगे, वो बिना झुकाए ऐसे सीधे बैठ के भी नाड़ी शोधन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक्सरसाइज करी जिससे हमारे फेफड़ों को हमने स्ट्रेंथ दे दी। एक मैं बीच में पूछना चाहूँगी, हम्म, हम में से बहुत लोगों को ये बंद लगाने नहीं आते, हम्म। तो क्या हम इसको ऐसे भी कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल, कोई बंद मत लगाइए, शायद बैठिए, मैं वही कहने वाली, शायद मैं करके दिखाती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, करो तो बहुत अच्छा है। ये क्या होता है, यहाँ है हमारी शक्ति का केंद्र, और ये तो अब योग अभ्यास बढ़ जाता था, यहाँ से ऊर्जा पैदा होती है जो हमारी जीवन शक्ति है, जो तरंगे उठती हैं, ये करते करते होता है। तो हमारी अपनी ही ताकत, हमारे अंदर बहुत ताकत है, तो वो हम जैसे माचिस है और उसको हम लिट ही नहीं करते, वो पड़ी है, कोई कह दे आ गया, जिसको पता नहीं कहेगा ऐसे कह रहे हो आ गया, पर उसको लिट करो। तो ये लिट करने के तरीके और भी कुछ हैं, पर सारे अभी नहीं सिखा सकती। तो उसे हमारी अपनी शक्ति ही, जब वो वायु सारी टाइट हो जाती तो हमारी शक्ति लंबे योगाभ्यास से अपनी जागृत होनी शुरू हो जाती। जिन लोगों को आप देखते हो कि कमाल है, इतना काम, इतनी, उनकी वो शक्ति थोड़ी जागृत, हमारे अंदर ही है वो सब कुछ, पर वो अब उधर वो ध्यान वगैरह की बातें लंबी हो जाएंगी, तो अभी बिना मैं उसके करके आपको 2 बार दिखाती हूँ। कुछ मत करिए, कोई बंद ना लगाइए, और अगर नहीं लगाना आता तो गलत ना करिए। योग अगर नहीं आता तो मत करिए, लेकिन गलत ना करिए, या किसी से सीख लीजिए। इससे क्या होगा, स्वस्थ तो आप होंगे ही, ये तो हो नहीं सकता योग करो और स्वस्थ ना हो। हाँ, आपने पूरा किया नहीं, आप 2 बार प्राणायाम कर गए, 2 बार, तो वो बात पूरा करिए। अब श्वास तो गिन के मिले हैं, जितने, एक श्वास बढ़ा नहीं सकते, लाखों खर्च लो, जो मर्जी करो, लेकिन आयु लंबी कर सकते हैं। अब जितनी देर में आपने 10-20 श्वास लेने, उतनी देर में हम 4-5 ही लिए, तो श्वास तो गिन के ही आयु लंबी कर सकते हैं। इसीलिए योगियों की आयु इतनी लंबी हो जाती है, और ये शक्ति जो जागृत होती है वो निरोगता पैदा करती है। बाकी ये लंग्स वगैरह, हार्ट की बलूनिंग होगी, उसमें प्रेशर डाला, तो अब ये तो लंग्स का हो गया, खासकर आजकल कोरोना की वजह से। अब गले के लिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये इसका इफेक्ट पहले गले में आता है, तो गला के लिए उज्जयी प्राणायाम है, ये थायराइड का भी है और वैसे भी है। श्वास को लीजिए, अंदर भरिए, और फिर उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, छोड़ के गले को ऐसे अंदर स्क्वीज करना है। अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए गले को अंदर थोड़ा सा टाइट करिए, फिर श्वास को भरिए। श्वास का गले के साथ घर्षण होना चाहिए, तो वो जो घर्षण होता है ना, वो थायराइड को और गले को ताकत वाला। और अगर आपको बाई चांस कोई वायरस हो गया तो उसको, आपके जो अंदर शक्ति है वो उसको सब खत्म करेगी। गले को पहले तो कफ डिपॉजिट ही नहीं होने देगी। तो बाकी तो पानी वगैरह जो पीते रहना, वो तो सब करते रहिए, ये मत करिए, वो जो आप दिनचर्या है उसको तो सब करना है। अब मैं आपको उज्जयी प्राणायाम करके दिखाती हूँ। सीधे बैठ जाइए, सारे प्राणायाम, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए।
श्वास को खींचिए, फेफड़ों में भरिए, फील करिए भर गया है, और राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये उज्जयी प्राणायाम है गले के लिए, थायराइड। और इसका दूसरा तरीका है, हाथों को यहाँ रखिए और फिर वही करिए। तो ये थायराइड है के लिए है, और इसमें आप आवाज़ चाहे करिए, पर जब आप श्वास छोड़ते हैं तो देख लीजिए श्वास बाहर जा रहा है। अगर श्वास ऐसे मैंने करा, श्वास बाहर निकल रहा है तो आपने भरा। नहीं तो क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ऐसे आवाज़ तो बड़ी अच्छी आती है, श्वास भरता ही नहीं, वो फायदा होता ही नहीं। तो लगता है जी इतना ऊंचाई कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं हुआ, पूरा करा लिया। मैंने ये वाला जब भी करती हूँ खांसी आने लगती है, जरा सा करते खांसी ही। आए तो आने दीजिए, फिर तो जरूर करना, अच्छा, फिर तो जरूर करो। ठीक है। अच्छा चलिए, और एक भ्रामरी करके हम इस बात को फिनिश करते हैं प्राणायाम को। इससे ब्रेन की पूरी जो नाड़ियां हैं उसमें झनझनाहट होती है, वाइब्रेशन होती है, और कभी भी आप भ्रामरी करते रहिए, पैरालाइटिक अटैक नहीं होगा आपको, क्योंकि ब्रेन की ही वजह से वो होता है। जब वो वीक हो जाती हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं भ्रामरी करके दिखाती हूँ आपको। ये कानों पे तो इस वक्त ये लगे हुए हैं, तो मैं उसके आगे हाथ रख लेती हूँ। ऐसे कानों के ढक्कन को बंद करके हवा अंदर ना जाए, और 2 उंगलियां यहाँ पे आंखों के इधर, हल्का सा प्रेशर, 1 उंगली फोरहेड पे, 1 इधर, और श्वास को भर के नासिका से ओम का उच्चारण करना है। श्वास जाएगा बाहर अपने आप। फिर दोबारा श्वास भरिए, श्वास अपने आप बाहर चला जाता है। भरिए, करते देखो कितनी फ्रेशनेस लगती है। तो ये सारे प्राणायाम है, उम्मीद है आपने सीखे होंगे। वैसे मैं हार्ट को ना ब्लिस्ट करने के लिए मेरी बात सुनिए, कि ये जो ब्लॉकेज जल्दी हो जाती, पहले तो प्राणायाम से होनी नहीं। योग इसलिए करना है रोग हो ना, और अगर हो गए तो उनको शुरू से ही पकड़ो। ये नहीं कि बहुत ही हो गया काम गड़बड़, फिर तो बहुत धैर्य करना पड़ता है, इसलिए लोग कर नहीं पाते। एक और मैं बहुत आसान बताती हूँ, और आप लोग आगे को भी सिखाइए। और जब आपको लगे किसी को थोड़ा बहुत हार्ट की लगे, तो उसको तुरंत ये कर सकते हैं। ऐसे करिए, इसको 10 बार पहले ताली बजाएंगे। और डिप्रेशन का मैं बीच में आपको बता नहीं पाई, जिसको है वो तालियां बजाए, तो उससे भी ठीक होता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हार्ट के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ हाथ रखिए, और ये ऐसे 10 बार। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको एक ही बार बस करना है, ज़्यादा ये तो हम किसी भी समय कर सकते हैं। किसी समय कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि बहुत पेट भरे पे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
सारी जो बॉडी है वो खाना को हजम करने को लगी हुई है, आप उसको कहीं और लगा रहे हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये आप सवेरे शाम किसी किसी वक्त भी भी समय। कर सकते हैं। और ये जो जॉइंट है यहाँ पे आपने मारना है। आपको बाई चांस कोई मेडिकल हेल्थ नहीं, आपको लगा इसको है तो तुरंत उसका हाथ करिए, इसको ऐसे ऐसे मारिए पूरे प्रेशर से। हाँ, पूरे प्रेशर से होने लगे उसको को जोर जोर से खांस और यहाँ उसके पूरे प्रेशर से जोर जोर से मारिए, फर्क पड़ जाएगा उसी वक्त। तब तक तो मेडिकल एड आ ही जाएगी। मैं देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर जो मुझे आता है वो ही मैं सिखाऊंगी। और थैंक यू रचना जी, आज आपने हम सबको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो योगाभ्यास बताया ही है, साथ में स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसलिए हम सबको हमारे ऊपर कोई बीमारी आए, कोई परेशानी आए, तब हम योग स्टार्ट करें। उससे बेटर है कि हम अभी से स्टार्ट कर दें, हमारे पास बीमारियां आए ही नहीं। और ये तो मैंने अपने भी एक्सपीरियंस से देखा है कि जब हम शुरू करते हैं तो किसी दिन मन होता है आज नहीं कल, तो हमको ये छोड़ के सिर्फ थोड़े दिन भी अगर हम रेगुलर हो जाए तो उसके बाद आप अपने आप उठोगे करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको एक आनंद आने लगेगा। हाँ, ये शब्द है आनंद, वो ये आता है आनंद आनंद। आता है। इस सेशन में तो हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए रचना जी से कुछ हमने प्राणायाम के तरीके सीखे। अगले सेशन में हम बहुत सी बीमारियां जैसे शुगर है, डायबिटिक है, अर्थराइटिस है, इनसे रिलेटेड आसन और घरेलू एवं उसके आयुर्वेदिक उपचार की बात करेंगे। जय श्री लाभ जी।